हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। अब जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। जो पिछला टॉपिक था डाइपोल वगैरह हम लोग देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे फर्दर जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन 2 ही तो है, तो वो दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद जो टॉपिक है वो शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अपने को कुछ डाइपोल वगैरह फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और इससे किसी एंगल पे कोई डाइपोल है और डाइपोल को हम अलग कलर से दिखा दे रहे। ये हो गया अपने पास डाइपोल का कलर, ये हो गया डाइपोल, ये हो गया डाइपोल, ठीक है। तो ये जो है ये डाइपोल है अपने पास, इसको लिख देते हैं, ये है डाइपोल जिसको P से डिनोट कर दिए, और ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E से डिनोट कर दिए। अब इन दोनों के बीच में एंगल है, वो एंगल को हम मान लो बोलते हैं 53 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को फाइंड करना, वो कुछ चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे फाइंड कर लेना टॉर्क, फाइंड कर लेना कितना हो जाएगा। दूसरा इसमें फाइंड कर लेना पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तो टॉर्क अगर हम लोग फाइंड करने जाएंगे, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो टॉर्क हम लोग फाइंड करेंगे पिछले वाले चैप्टर का इस्तेमाल करके। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे इस वाले चैप्टर का इस्तेमाल करके। तो वैसे अगर जब हम लोग टॉर्क फाइंड करने जाएंगे, यहाँ पे देख देते हैं, जब हम लोग टॉर्क फाइंड करने जाएंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। पी क्या है, तो पी है डाइपोल, ई है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा, साइन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 53 डिग्री। अब ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, मान लो यहाँ पे पी ई नहीं दिया है, बस हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल दिया उस एंगल पे, तो अगर मान लो अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। अब माइनस ऑफ पी कॉस थीटा की जगह पे 53 डिग्री। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, टॉर्क भी निकल के आ गया, पोटेंशियल एनर्जी भी निकल के आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और हम जोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जैसे मान लो अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। इसी में एक और, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा हो गया। इसी में हम थर्ड क्वेश्चन एक और दे दे रहे कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना किसका, डाइपोल का, ऑफ डाइपोल when it become parallel to electric field। तो कहानी क्या होगी, हमको क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, ठीक है। कब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, कौन, डाइपोल। जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देंगे, मतलब इसको भी इधर ही घुमा देंगे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं या फिर ग्रीन ले लेते हैं, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये है अपने पास क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए बस हम ये बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालने को आ जाए तो हम लोग कंजर्वेशन वाला इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बात कर लेंगे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था तो क्या बोल देंगे भाई, जीरो बोल देंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेके आए हैं माइनस पी कॉस 53 डिग्री, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जिस तरीके से हम लोग बात करें उस हिसाब से बात करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डाइपोल को लेते हुए बात करेंगे तो। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, तो जैसे देखो इसको हम इधर घुमा देंगे तो कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो वो आएगा माइनस ऑफ पी और कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कुछ ना कुछ होता है, इसलिए हम ये पूरा लिखे। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ जो निकालना है वो भी निकाल लेंगे। वैसे क्या निकालना, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट बिकम पैरेलल। वैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी तो होता है, ठीक है। अब यहाँ से आई क्या होता है, इनर्शिया होता है, ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। मान लो अगर इसको हम छोड़ के ये भी लिखेंगे तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ अलग अलग निकालने को दे दे वो भी हम निकाल सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर इनर्शिया पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, केवल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। बस जो भी क्वेश्चन में दे रखा वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, और ये पता होना चाहिए कहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते ये क्वेश्चन समझ जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब तक इसको साफ कर लें। अब देखो कुछ क्वेश्चन ये है कि लेट अ डाइपोल P इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल एट इतना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पर डाइपोल है जिसका
पी दिया हुआ है कुछ आई कैप जे कैप में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जा रहा है, वो दे रखा है ये। तो फोर्स बताना डाइपोल पे एट इस पोजीशन पे। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी ई। अब वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखना है, तो माइनस पी अपने पास कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y स्क्वायर जे कैप करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, तो 2 3 जा 6x स्क्वायर आई कैप, आई का जे के साथ 0 चला जाएगा, जे का इसके साथ 0 चला जाएगा, जे का इसके साथ आ जाएगा 12y स्क्वायर जे कैप। ये कुछ आ गया अपने पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। भाई यहाँ तो पोटेंशियल फाइंड ही नहीं करना है, लेकिन हम क्यों फाइंड करें, क्योंकि भाई फोर्स निकालना है। तो जब कभी भी अपने को आई कैप जे कैप में दे रखा रहता है, मतलब कहने का क्या कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, तो फोर्स निकालते हैं हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट से, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड करके निकालते हैं। अब वो एफ एक्स कैसे निकलता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो फोर्स निकलता है। सेम यहाँ पे निकालना पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स के लिए निकालना तो एक्स में करेंगे, वाई में निकालना तो वाई में करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग ये वाले चीज़ का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में दो चीज़ है, एक्स और वाई है, मतलब आई कैप जे कैप है। तो एक्स वाला जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का रिस्पेक्ट में, तो कुछ ना कुछ आएगा, तो आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ 12x आ जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना 24y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एफ एक्स 12x, एफ वाई 24y। अगर इसको हमको कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई में, तो माइनस ऑफ 12x आई कैप प्लस 24y जे कैप, ठीक है। हमको एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ पे फोर्स निकालना, तो फोर्स निकालना 1 2 पे, 1 2 पे। तो x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो, आ जाएगा अपने पास आंसर कि भाई x कोऑर्डिनेट में कितना फोर्स है, y कोऑर्डिनेट में कितना फोर्स है। तो फोर्स भी अगर निकालना है तो हम लोग को कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास, P डॉट ई। अब जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो फोर्स निकालने के लिए क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, जो भी दे रखा है। और जो भी आएगा अपने पास वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सबको एक लाइन में लिख देंगे तो अपने पास फोर्स निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। यही 2 क्वेश्चन था फिलहाल मेरे पास। अब जो अगला टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर इसको साफ करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है अपना वो है कंडक्टर। कंडक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी मटेरियल जो अपने अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन को आसानी से मूव करने देगा, उसको हम बोल देंगे कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर कहने का मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से मूव कर रहा है तो उस मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टर। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया कंडक्टर का, जो एग्ज़ाम में आना नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ है उसको आप डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब कभी भी हम लोग कंडक्टर को फिलहाल जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। कहने का क्या मतलब हो गया कि अपने पास मान लो कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर कुछ हम ये बना दिए, कुछ कंडक्टर हो गया, ठीक है, एक और कंडक्टर ले ली, ये कुछ कंडक्टर हो गया, 2 कंडक्टर है। तो दोनों के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अगर हम बात वही कर रही है कि इसका कहना यह है कि जब कभी भी कंडक्टर के अंदर, यही बात कर रहा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। तो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब जो सारा चीज़ है वो रिसाइड कहाँ करेगा, बॉर्डर पर रिसाइड करेगा। लेकिन अगर अंदर हम लोग बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे एक हॉलो भी बना दिए, तो ये हॉलो में कुछ नहीं रहेगा, वहाँ खाली रहेगा। लेकिन उसके आसपास अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ये याद रखना है, सारा पॉइंट याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इस्तेमाल की जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना हो जाता है, 0। दूसरा बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर। जब कोई भी कंडक्टर हम बना रहे हैं तो अगर उसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि कैसे एंटर कर रहा है, कैसे निकल रहा है, तो हमेशा कैसे होगा, नॉर्मली होगा। जैसे मान लो ये अगर अपने पास इलेक्ट्रिक कोई 2D फिगर है, सर्कल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा कैसा रहेगा, उसके नॉर्मल रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। विद इन मतलब अंदर के भी बारे में बात हो गया, सरफेस मतलब बाउंड्री पे भी बात हो गया। तो जब कभी भी हम लोग पोटेंशियल के लिए बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कहाँ पे, सरफेस पे और विद इन, अंदर में भी सरफेस पे भी। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो कहने का मतलब पूरे कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं।
जो अभी तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग पढ़े थे इक्यू पोटेंशियल मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब पोटेंशियल हर जगह सेम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट रहेगा अपने पास। तो जब कभी भी हम लोग किसी एक कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा और उसके पास कहीं पर भी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे वो क्या मिलेगा अपने को, सेम वैल्यू मिलेगा। तो ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक और बार बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नॉर्मल रहेगा टू द कंडक्टर। फिर तीसरा जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोल देंगे। तो ये हो गया कंडक्टर का स्टार्टिंग। अब इसी को फर्दर और हम लोग डिस्कस करते हैं, तब तक इसको साफ कर लें। तो अब देखो पूछा ये जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके सरफेस पे। इतना तो पता है कि इनसाइड 0 हो जाता है, लेकिन अगर उसके सरफेस पे निकालना है तब हम क्या करेंगे। तो जैसे किसी भी सरफेस के लिए हमको निकालना तो वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस हम बना ली। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, एरिया वेक्टर सरफेस पे का परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों का डायरेक्शन कुछ ऐसा बना दिया और ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, तो जब कभी भी हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। गॉस लॉ क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा, यही होता है। और ये किसके बराबर, Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर जैसे यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे तो E बाहर चला जाएगा, A बाहर चला जाएगा, सब बाहर ही चला जाएगा भाई मेरे, कैसे सब बाहर चला जाएगा, E बाहर जाएगा और एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो A आ जाएगा। cos थीटा कितना है, 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने पे ये आया। और Q इनक्लोज, तो Q इनक्लोज यहाँ पे देखो हमको बात करना सरफेस से, तो हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी अगर एरिया के लिए बात करना तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा A आ जाएगा। तो Q की जगह पे क्या लिख देंगे, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा A से A कैंसिल, तो कुल मिला के E क्या आ गया, E आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक और रिलेशन आ गया, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो रिलेशन वो कुछ ऐसा हो जाएगा। पेन का कलर चेंज करके हम बता दें, पेन का कलर ये ले लेते हैं, रिलेशन कुछ ये देखने को मिलेगा। तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सिग्मा के। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग बात करने जाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, तो दोनों में कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा। कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो और आ गया अपने पास, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेट करता है। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में अपने पास R कैप। तो ये हो गया अपने पास वेक्टर फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिला के एक और रिलेशन हम लोग निकाल दिए हैं E और सिग्मा में, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी में। तो उम्मीद करते ये भी आएगा, बहुत टफ था नहीं। अब हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको साफ कर लें। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपने पास 2 स्फेरिकल सेल टाइप में कंडक्टर दे रखा। अगर एक होता तो कहानी अलग होता, लेकिन यहाँ 2 कंडक्टर दे रखा है। एक कंडक्टर ये है जिसके पास Q चार्ज है, R रेडियस है। दूसरा कंडक्टर ये है जिसके पास 3Q चार्ज है, 4R रेडियस है। तो अपने को पोटेंशियल निकालना है इन 5 जगहों पे, 0 पे मतलब O पे, A पे, B पे, C पे, D पे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल लें एट O। पोटेंशियल एट O क्या हो जाएगा, हमको हर जगह पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एट O, A, B, C, D हर जगह निकालना है। तो पहले हम O का पोटेंशियल निकालें। देखो जो O का पोटेंशियल होगा, अगर केवल ये वाला सेल होता, केवल ये वाला Q और R, तो O का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाता। केवल छोटा अगर होता, और वो दोनों किसके बराबर हो जाता है, तो वो दोनों हो जाता है KQ अपॉन R के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R। और R यहाँ पे रेडियस है तो भाई यूनिफॉर्म ही रहता। लेकिन यहाँ पे कहानी है 2 सेल के वजह से, मतलब 2 कंडक्टर अपने पास, तो पोटेंशियल दोनों के वजह से आएगा। मतलब एक इसके वजह से तो आएगा ही, साथ साथ इसके वजह से भी आएगा। तो इसलिए फिलहाल जो पोटेंशियल अपने को देखने को मिलेगा O पे और A पे, वो दोनों सेम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा क्योंकि O जो है इस कंडक्टर के अंदर है और A जो है इस कंडक्टर के सरफेस पे। मतलब फिलहाल दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाता है केवल इसकी वजह से। लेकिन अगर ये जो एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाएगा, वही जितना पोटेंशियल O पे लगाएगा उतना ही पोटेंशियल A पे भी लगाएगा। समझ आ रहा बात, इतना होना ही चाहिए। तो अगर हम पोटेंशियल बात करने जाएंगे O पे और A पे सेम होगा, क्योंकि AQ पोटेंशियल सरफेस पे, तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले छोटे वाले की वजह से तो KQ ओपन में R हो जाएगा, प्लस अब बड़े वाले की वजह से कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले की वजह से K होगा, चार्ज है 3Q और डिस्टेंस है 4R।
तो बड़े वाले की वजह से ये आ जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहेंगे ओ पे या फिर ए पे, दोनों पे अपने को पोटेंशियल ये मिल जाएगा। अब पोटेंशियल निकालते हैं हम बी पे, तो बी पे निकालने के लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर ले लेते हैं ये कलर, और पोटेंशियल एट बी, ये नहीं डार्क कलर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, पिंक क्लिप्स तो पोटेंशियल एट बी निकालना। बी का पोटेंशियल अगर निकालना है तो इस वाले से इसका कितना दूरी है वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो के क्यू और दूरी क्या है, ओ बी दूरी है, तो ओ बी हमको मालूम नहीं, तो हम फिलहाल क्या लिखते हैं, ओ बी प्लस इस वाले से कितना होगा, तो इस वाले से हो जाएगा के 3Q अपॉन में 4R, क्योंकि अंदर है, अंदर होगा तो भाई जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा बड़े वाले की वजह से। तो ये तो बी का पोटेंशियल आएगा। सिमिलरली अगर हमको सी का पोटेंशियल निकालना हो तो क्या आ जाएगा, तो सी का पोटेंशियल ग्रीन वाले से बता लेते हैं। तो पोटेंशियल एट सी, तो ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब सी निकाल रहे हैं। सी का पोटेंशियल देखो, अंदर वाले के लिए कुछ पोटेंशियल होगा तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में ओ सी, और ओ सी जो है कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4R बोल सकते हैं, ओ से लेके सी, क्योंकि सरफेस पे ही है तो उतना ही दूरी हो जाएगा, प्लस के 3Q अपॉन में क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो ये अपने पास पोटेंशियल एट सी आ जाएगा, और सी पे यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4R है, तो इसको भी 4R लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये सीधा सीधा ऐड हो गया, 4KQ अपॉन में 4R, जैसे हम क्या आ जाएगा 4KQ अपॉन में 4R, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा KQ अपॉन में कैपिटल R, KQ अपॉन में कैपिटल R, ठीक है, ये आएगा अपने पास। तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल देखने को मिल रहा है केवल किसकी वजह से देखने को मिलेगा, बड़े वाले कंडक्टर की वजह से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पे। अगला कहने का मतलब है पोटेंशियल एट डी। पोटेंशियल एट डी निकालने के लिए किसका इस्तेमाल कर ले भाई, कौन सा कलर, ग्रे कलर ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एट डी, तो डी के जगह पे क्या मिल जाएगा पोटेंशियल, तो के क्यू अपॉन में ओ डी हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी छोटे वाले के लिए, प्लस के 3Q अपॉन में बड़े वाले के लिए दूरी। तो बड़े वाले के लिए दूरी हम लोग क्या लेने जाएंगे, तो बड़े वाले के लिए दूरी भाई इसी का सेंटर से लिया जाएगा, तो इसी का सेंटर, क्योंकि दोनों का सेंटर तो सेम ही है, तो सेंटर से अगर दूरी ले जाएंगे तो ओ डी इसके लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 4KQ अपन में क्या आ जाएगा ओ डी, और ओ डी का जो भी वैल्यू रहेगा उसको रखेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा कि हम ये बताना चाहते हैं जब कभी भी कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो एक ही पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करते हैं तो ठीक है, लेकिन दो कंडक्टर एक साथ आ जाएगा तो दोनों के लिए पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। तो अब अपना कंडक्टर वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब उसी से रिलेटेड एक दो छोटा टॉपिक है उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो को बंद करते हैं, तब तक इसको साफ़ कर लें। तो लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और उसके साथ साथ है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखो क्या होता है, बचाना, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इसका डेफिनेशन अगर बात किया जाएगा तो डेफिनेशन ये हो जाएगा कि जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सरफेस या फिर रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं जिसमें हम ऐसा जगह क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहने का क्या मतलब हो गया कि एक केज एक्सपेरिमेंट तुम लोग शायद सुना होगा। तो केज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कोई एक साइंटिस्ट रहते हैं, नाम अभी उनको हमको याद नहीं है, एक साइंटिस्ट रहते हैं, वो अंदर होते हैं, बाहर एक केज लगा रहता है, बड़ा सा केज रहता है और उस पूरे केज में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि केज में इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन उसके अंदर जो इलाका है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब कभी भी हमको किसी को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाना है तो वहाँ पे हम एक कैविटी क्रिएट कर देंगे अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन जाएगा वहाँ पे। जैसे ये पूरा कंडक्टर है और इसको हम बीच से खाली कर दें, तो अगर हम बीच से खाली कर देंगे तो वो जो रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला आ जाएगा। समझ आए बात? जैसे एक पूरा कंडक्टर है, मान लो सॉलिड कंडक्टर है, अगर हम बीच का इलाका उसका खाली कर दिए, उसको हॉलो हम बना दें, तो अगर हम उसको हॉलो बना देंगे तो जो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सरफेस पे रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो मतलब अंदर किसी चीज़ को रखा जाएगा तो करंट वगैरह नहीं लगता है उस चीज़ को। वही एक्सपेरिमेंट ये इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो साबित किए थे कि एक केज बनाए थे बड़ा सा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिए थे और केज के अंदर वो थे। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि जब कभी भी केविटी क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसके बाद का
टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी चार्जेस को, पहले हम पोलराइजेशन बता रहे, जब कभी किसी भी चार्जेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, अब चार्जेस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पेयर के बारे में बात होगा। जैसे यहाँ पे जब कभी भी हम लोग किसी चीज़ को लेंगे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होगा। तो अगर किसी भी रैंडम चीज़ को ले रहे हैं जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है और इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो एक अलाइनमेंट देखने को मिलेगा अपने को। वो जो अलाइनमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अब अलाइनमेंट क्या होता है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास या फिर कुछ ऐसे बॉडी हैं जिनके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो क्या होगा, जो सरफेस है एक तरफ मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उस तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पोलराइजेशन। अब है अपने पास डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। जैसे तुम लोग पढ़ा हुआ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा था ना, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल को लेके बात होगा। तो जब कभी भी कोई भी एक ऐसा मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि देखो हर चीज़ कहीं ना कहीं एटम, न्यूक्लियस, इस सब चीज़ों से बना है, छोटे छोटे एटम्स से बना है। अगर हम लोग एटम में चले जाएंगे तो कहीं ना चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो पेयर ऑफ चार्जेस मिलेगा अपने को, प्लस और माइनस। या कोई केमिकल कंपाउंड हम ले लें, वो केमिकल कंपाउंड प्लस और माइनस से ही जुड़ता है, ये मालूम ही होगा। तो जब कभी भी हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया है, एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल क्या है, तो जो भी N2 है, H2 है, CO2 है, ये सब क्या है अपने पास नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। मतलब इन दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किया रहेगा। तो भाई पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, तो जिसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड ना करे, जो सेंटर है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अगर वो कोइंसाइड नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक, अब जब कोइंसाइड नहीं कर रहा तो इसका रैंडम शेप बनता है। रैंडम शेप बनता है तो मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल शेप उसको हम बोल दें। लेकिन जब ये कोइंसाइड कर गया तो एक पर्टिकुलर फिक्स शेप बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल शेप बोल देते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि जब कभी भी इसको हम लोग बात करेंगे जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग है तो वो डाइपोल क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि डाइपोल में भी क्या होता है, अपने पास दो चार्ज होता है, प्लस और माइनस, और इसी से तो डाइपोल क्रिएट होता है, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन होता है। तो जब कभी भी दोनों का सेंटर अलग अलग है तो मतलब दोनों अलग अलग है और उसके बीच में कुछ छोटा सा दूरी हो जाएगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, डाइपोल क्रिएट करेगा। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक हमेशा क्या क्रिएट करता है, डाइपोल क्रिएट करता है। लेकिन अगर नॉन पोलर के बारे में बोलेंगे तो सेंटर एक ही जगह हो गया, तो भाई जब सेंटर एक ही जगह हो गया तो उसमें कोई डाइपोल देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का जो भी वीडियो था सब समझ आएगा। अब जो अगला वीडियो है, अगला टॉपिक होगा अपना कैपेसिटेंस होगा, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तब तक इसको साफ करें और बंद करें, तब तक अपना पढ़ाई लिखाई करते रहना, ख्याल रखना है। फिर मिलते हैं हम लोग। राम राम।